हाँ, तो चैप्टर 2 है फिजिक्स का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखो, चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? मोशन। चैप्टर 1 क्या पढ़ा था? मोशन। मोशन का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो है फोर्स। फोर्स के बिना मोशन को स्टडी करना बिल्कुल इनकम्प्लीट है। लेकिन हमने फोर्स के बारे में तो पढ़ा ही नहीं चैप्टर 1 में। हमने, देखो, हम फिजिक्स को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं काइनेमेटिक्स, एक को बोलते हैं मैकेनिक्स। ठीक है? काइनेमेटिक्स का मतलब होता है बॉडी के मोशन को स्टडी करना, बॉडी के मोशन को स्टडी करना, लेकिन उन फैक्टर्स को ना स्टडी करना जिनकी वजह से मोशन प्रोड्यूस हुआ हो। समझ में आया? जैसे अगर हमको क्वेश्चन क्या था चैप्टर 1 में? क्वेश्चन क्या था कि एक बॉडी है, वो मूव कर रही है, इतना उसका डिस्प्लेसमेंट है, इतना डिस्टेंस है, इतनी स्पीड है, इतनी वेलोसिटी है। बट हमने ये कभी भी डिस्कस नहीं किया पूरे चैप्टर में कि वो बॉडी मूव कर क्यों रही है। अगर हम एक्सेलरेशन लग नहीं रहा है, मैं फिर ये सब छोड़ के एक्सेलरेशन समझाने बैठ जाऊंगा? अभी इसको बंद करें, एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द कॉज ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन मोशन का कॉज है, या मोशन जब होता है तो उसका एक पैरामीटर है? तो कॉज बोल रही है ना। तो एक्सेलरेशन इज नॉट द कॉज ऑफ मोशन। मोशन किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है वो तो हमने चैप्टर 1 में डिस्कस नहीं किया। हमने सिर्फ मान के चला कि मोशन हो रहा है, और मोशन हो रहा है तो फिर उसके क्या क्या पैरामीटर्स होंगे? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मोशन का, जिसकी वजह से मोशन प्रोड्यूस होता है, और वो है फोर्स। और वो हमने डिस्कस किया ही नहीं, तो वो बिल्कुल अलग पार्ट में आता है। ये चैप्टर मेनली उसके लिए बनाया गया कि फोर्स क्या होती है और फोर्स का बॉडीज पे इफेक्ट क्या होता है। अब सबसे पहले तुम में से कोई एक बच्चा बताओ कि भाई फोर्स क्या होती है, क्या समझ में आता है तुमको कि फोर्स इसको कहते हैं? हाँ, तुम बताओ पहले। नहीं, तुम बताओ। पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये हमने बचपन से डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दिया, किसी ऑब्जेक्ट को खींचा, पुल किया, तो मतलब हम उस पर क्या लगा रहे हैं? ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं। तो लेकिन फोर्स के बारे में ना काफी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता होंगी। फोर्स के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता होंगी। अब ध्यान से सुनना, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक नहीं कई क्वेश्चन पूछता हूं, एंड चिल्लाना नहीं है, पैर खड़ा करके आंसर देना। ओ सॉरी, हाथ खड़ा करके। ट्राई नहीं, ट्राई भी नहीं करना। एक कुछ तो लंगड़े हैं यहाँ, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, पैर वैर तुड़वा के आते हैं जो। तू इसलिए लेट आता कि तू धीरे चलता है? हैं? भूल गया था ट्यूशन है? जैसे मेरी ट्यूशन रोज अलग टाइम पे होती हो। हाँ, हो सकता है छुट्टी थी ना आज, संडे वाली वाइब्स। मेरा सवाल, तब तुम्हें फोर्स समझ में आएगी अगर तुम इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर को समझ जाओगे। फोर्स की यूनिट पता है किसी को? कभी बचपन में पढ़ी हो? न्यूटन। तो अब क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखना। उम्मीद है कि तुम इसका गलत जवाब दोगे। यहां पर एक बॉडी है, ठीक है? इस पे इधर से मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। सोचो ये कोई टेबल है, ये टेबल पड़ा हुआ है यहां पे, इधर से हमने, रुक जाओ वेट करूंगा। पक्का गलत दोगे? बिल्कुल, बिल्कुल। देख, अभी प्रूव होगा मेरा पॉइंट। इधर से किसी ने फोर्स लगाई 10 न्यूटन, जैसे ये टेबल है ना, मैं इधर से पुश कर रहा हूं और कोई दूसरा बंदा उधर से पुश कर रहा है विद सेम एफर्ट, 10 न्यूटन 10 न्यूटन। तो सवाल है, अब टेबल को भूल जाओ अभी के लिए, ये ब्लॉक है,
कहीं तुम टेबल पे ही फिर तुम्हारा ध्यान जाएगा। तुम इस ब्लॉक को देखो, इसके बारे में सोचो। इधर से 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, इधर से 10 न्यूटन फोर्स लग रही है। सवाल रेडी फॉर गलत जवाब? सवाल है कि ये टेबल कह रहा हूं, ये ब्लॉक रेस्ट पे होगा कि मोशन में होगा? जो भी आंसर देगा उसको अपना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तुमने मोशन बोला, एक्सप्लेनेशन दो। हाँ तो जिसके वजह से वो मोशन होगा है, इसने भी मोशन बोला था। हाँ ये कौन सी फिजिक्स है? हाँ वाइब्रेट नहीं, वाइब्रेट अच्छा चलो मान लो 1%, वो भी गलत ही है कि वाइब्रेट हो रहा हो। वाइब्रेशन इज ऑल्सो मोशन। अब बताओ, वाइब्रेशन इज ऑल्सो मोशन। चलो ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं। यहां पे एक मिनट वापस आएंगे इस पे। यहां पे एक स्लोप है, इस स्लोप पे एक बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है क्योंकि इसके वजन की वजह से, इसके वेट की वजह से इस पे 20 न्यूटन फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, ठीक है। और मैं इसे रोकना ही नहीं चाहता हूं, मैं इसे ऊपर की तरफ चलाना भी चाहता हूं। मैं यहां से ना सिर्फ इसे रोकना चाहता हूं बल्कि इसको ऊपर की तरफ चलाना चाहता हूं। तो मुझे 20 न्यूटन की फोर्स लगानी चाहिए या 20 से ज्यादा लगानी चाहिए? है ना। अब दोनों आंसर गलत। चलो अब हम इसको एनालाइज करेंगे। ये रेस्ट पे नहीं है और यहां पे 20 न्यूटन की फोर्स ही लगेगी, 20 से ज्यादा नहीं लगेगी। हाँ अब फिजिक्स को समझो। अरे गलत, सब गलत ही देते हैं इसका आंसर, टेंशन मत लो। अब फिजिक्स को समझो। तुमने आज तक ये नहीं सीखा कि फोर्स, तुमने पढ़ लिया पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। तुम्हें पता है कि फोर्स क्या होती है, क्योंकि तुमने डेफिनेशन में तुम्हें पता है क्या होती है। तुम्हें सच में नहीं पता क्या होती है। डेफिनेशन में तुम्हें पता है पुश और पुल। इस बच्चे को ध्यान इधर लाओ थोड़ा। बेटा कहां कहां देख रहा तू? मेरी तरफ देख और एक एक चीज को समझ जो मैं बता रहा हूं। पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, रट लिया, हो गया। समझो तो सही फोर्स है क्या, फोर्स करती क्या है। फोर्स जब एक बॉडी पे लगती है तो करती क्या है, ये भी तो सोचो। फोर्स का रोल क्या है? फोर्स का रोल होता है, ध्यान से सुनना, अब इसी में सारे आंसर लाई करते हैं। जिसको समझ आ गया, जिसको नहीं आया वो 10 साल तक भी नहीं आएगा फिर उसको। फोर्स का रोल क्या है? फोर्स का काम बॉडी को मोशन में रखना नहीं होता, बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करना फोर्स का काम होता है। वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर तुम चाहते हो बॉडी के जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, तो तुम्हें उस पर फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डीप में जाके समझेंगे इन चीजों को, जरा ध्यान से सुनना, डेप्थ में जाके। अगर तुम चाह रहे हो कि तुम एक बॉडी का ना ही तो मैग्नीट्यूड चेंज करो और ना ही डायरेक्शन चेंज करो, तो तुम्हें फोर्स की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस पे आएंगे हम अभी। जैसे ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के अलोंग हमने एक बॉल को रोल किया, एक बॉल को ऐसे रोल करके फेंका। ये बॉल थोड़ी दूर जाके, मैंने उसको इनिशियली कुछ स्पीड दे दी, ये बॉल थोड़ी दूर जाके रुकेगी या चलती रहेगी? रुकेगी। और कोई बता सकता है क्यों रुकी? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन इज अ फोर्स। अब मान लेते हैं एक बॉल को हवा में फेंका, मान लो वो गिरी नहीं, सीधी सीधी चलती रही, तो वो रुकेगी हवा में ही, क्योंकि एयर फ्रिक्शन, एयर ड्रैग है ना, या एयर फ्रिक्शन। लेकिन अगर हम स्पेस में चले गए जहां पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, अर्थ का एयर फ्रिक्शन नहीं है, कोई ग्राउंड फ्रिक्शन नहीं है, और वहां पे जाके हमने एक बॉल को ऐसे फेंका, तो तुम्हें पता है जिस वेलोसिटी से वो हमारे हाथ से छूटेगी हमेशा के लिए, चाहे इनफाइनाइट टाइम तक, लाखों सालों तक, उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। तो उसके बीच में जब तक वो कोई किसी और प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड में ना आ जाए।
वो किसी और प्लैनेट के एयर ड्रैग में ना आ जाए। समझ में आई बात? तो बॉडी जो है ना, उसको मोशन में रखने के लिए फोर्स नहीं चाहिए होती। उसको उसके उसको अगर अगर एक बॉडी सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में चलना चाह रही है तो फोर्स नहीं चाहिए होती। मोशन को यूनिफॉर्मली मेंटेन करने के लिए फोर्स कभी नहीं चाहिए होती। मोशन को नॉन यूनिफॉर्म बनाने के लिए फोर्स चाहिए होती है। मतलब अगर तुम बॉडी की वेलोसिटी चेंज करना चाहते हो, यानी बॉडी की स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज करना चाहते हो या डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, तो फोर्स चाहिए, वरना फोर्स नहीं चाहिए। समझ में आई बात? यानी कि इफ यू वांट टू मेक अ बॉडी मूव विद अ यूनिफॉर्म मोशन, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए होती। समझ में आ गया? ये अपने को स्पेस वाले एग्जांपल से समझ में आ गया कि एक बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए होती। ठीक है? तो अगर अब बहुत पीछे चलते हैं, 2500 साल पीछे। ठीक है? जब स्टार्टिंग में इंसान एक्सपेरिमेंट कर रहा था फोर्स और ये सब चीजों को समझने के लिए, तो एरिस्टोटल ने एक्सपेरिमेंट करे। ठीक है? और उसने क्या एक्सपेरिमेंट करे, ध्यान से सुनना। उसने एक गलत लॉ निकाला, तो वो गलत लॉ समझना बहुत जरूरी। एरिस्टोटल ने एक एक्सपेरिमेंट करा और गलत लॉ निकाला, इसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हें सही बात नहीं समझ में आएगी। उसने क्या किया, उसने बोला कि एरिस्टोटल ने बोला कि जब मैं तीर चलाता हूं तो तीर अपने आप रुक जाता है थोड़ी दूर जाके, लेकिन अगर मैं तीर को चलाऊं ना और पकड़ के ले चलूं तो कितना भी चला सकता हूं। समझ आई बात? तो इस एक्सपेरिमेंट और इस ऑब्जर्वेशन से एरिस्टोटल ने एक गलत लॉ निकाला। वो गलत लॉ ये था कि बॉडीज को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए फोर्स चाहिए होती है। समझो बात को। वो कह रहा है यार जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तब मैं यूनिफॉर्म मोशन में रख पा रहा हूं, जबकि जब मैं छोड़ देता हूं और फोर्स नहीं लगाता हूं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, और ये रुक जाता है अपने आप। ये गलत लॉ था। एक्चुअल में पता क्या हो रहा है, जब उसने तीर छोड़ा, जब उसने एरो छोड़ा, ये उसने एरो छोड़ा, तो इस पे क्या लग रहा है, हवा का एयर फ्रिक्शन लग रहा है। और वो एयर फ्रिक्शन मान लो इधर की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है। अब उस 10 न्यूटन फोर्स की वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ गया और धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो गई और ये रुक गया। और जब वो पकड़ के लेके जाता है तो वो इधर भी 10 न्यूटन लगा देता है। वो पकड़ के लेके जा रहा है, वो जो हवा का फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, ये खुद उतना ही फोर्स लगा के आगे ले जाता है। तो नेट फोर्स कितनी हो गई, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन में चल पा रहा है। समझ में आई बात? तो जैसे ही नेट फोर्स 0 होती है, बॉडी किस में आ जाती है, यूनिफॉर्म मोशन में। अब वो ये चीज क्यों नहीं समझ पाया 2500 साल पहले, क्योंकि एयर फ्रिक्शन एक ऐसी चीज है, दिखती तो है नहीं। अब न्यूटन जैसा जीनियस चाहिए ये सोचने के लिए कि एयर भी कोई चीज होती होगी जो बॉडीज को रोकती होगी। और बिना स्पेस में गए, आज तो हम स्पेस में जा सकते हैं, बिना स्पेस में गए स्पेस में उस बॉडी के मोशन के साथ क्या होगा ये बताने के लिए भी न्यूटन जैसा दिमाग चाहिए। हर कोई नहीं लगा पाया होगा। तो वो एयर फ्रिक्शन को इमेजिन नहीं कर पाया और उसने गलत लॉ दे दिया। समझ में आया? वो गलत लॉ क्यों दिया और सही लॉ क्या होना चाहिए, सारा लॉजिक तुम्हें समझ में आया? इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। सारा लॉजिक समझ में आया? ये लॉजिक अप्लाई, तुम्हें लगेगा कि इस कहानी की क्या जरूरत है, इस लॉजिक की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। इतने सारे न्यूमेरिकल है जो तुम कर ही नहीं पाओगे अगर तुम्हें ये सारी बातें नहीं बताऊंगा। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, बल्कि बाहर तो क्या जाना। हालांकि अभी कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने, बट ये बात पता तो होनी चाहिए कि फोर्स कब किधर कितनी लगानी पड़ती है ताकि बॉडी मोशन में रहे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहे। अगर वो इधर, मान लो इधर हवा का जो 10 न्यूटन लग रहा है एयर फ्रिक्शन पीछे की तरफ, और ये 9 न्यूटन लगा दे, तो इसका जो एरो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा कि नॉन यूनिफॉर्म में? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि उस पर नेट फोर्स होगी कितनी, -1। 1 बोल लो, उल्टी तरफ है ना, तो -1 बोल दिया, वो बढ़िया ज्यादा। समझ में आया? अब इस पे आते हैं। देखो
इसका मतलब ये है, इसका मतलब है, मैं समराइज करता हूं फाइनली, इफ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, इफ द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, द बॉडी कैन बी एट रेस्ट। वो तो एक आम आदमी को भी पता है, ये टेबल रेस्ट पे इसलिए क्योंकि इसमें नेट फोर्स क्या है, जीरो। लेकिन अभी हमने एक नई चीज सीखी, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी कैन बी एट रेस्ट और इट कैन मूव विद अ यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो जब मैंने तुमसे पूछा कि ये ब्लॉक रेस्ट पे होगा या मोशन में होगा, तो तुम्हें ये देखना है कि सर इस पे अच्छा नेट फोर्स जीरो है, तो सर ये रेस्ट पे भी हो सकता है और ये यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है। समझ आई बात? जबकि तुमने नेट फोर्स जीरो देखते ही क्या बोल दिया, रेस्ट पे है। लेकिन अब तुम्हें नई बात पता लगी कि अगर नेट फोर्स जीरो हो तो जरूरी नहीं है रेस्ट पे हो, यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता। वन थिंग इज फॉर श्योर दैट दिस बॉडी इज नॉट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये या तो रेस्ट पे होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा। क्लियर है कि दोबारा डिस्कस करूं इसको? अगला सवाल, मैंने बोला कि इसको मुझे ऊपर लेके जाना है। अब तुम्हारा सवाल यह था कि सर इसको ऊपर आपने लेके जाना है यूनिफॉर्म मोशन से या नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। मैं बोलूं मैंने इसे ऊपर लेके जाना यूनिफॉर्म मोशन से, तो तुम्हें इस पे नेट फोर्स क्या करनी होगी, उसके लिए तुम्हें ऊपर कितनी लगानी होगी, 20। और अगर मैं बोलूं नहीं मुझे तो ऊपर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लेके जाना है, तो 20 से ज्यादा। लेकिन हमारी आम आदमी की सोच और कॉमन सेंस ये कहती है कि यार 20 न्यूटन लगाने से ऐसे कैसे ऊपर चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें अपनी आम आदमी वाली सोच को छोड़ के थोड़ा एडवांस चीजें समझनी पड़ेंगी ना। समझ में आया? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ये 20 न्यूटन। हम तो लगा ही नहीं रहे, ग्रेविटी की वजह से तो नीचे आ रहा है, वही 20 न्यूटन है। मैंने तभी बोल दिया था कि इसके वेट की वजह से जो फोर्स है वो 20 न्यूटन है। समझ में आया? सो अब देखो, अब फोर्स का रोल समझो। फोर्स का रोल क्या है बॉडी पे? फोर्स का रोल क्या है? फोर्स बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ले जाती है। अगर तुम बॉडी की वेलोसिटी चेंज करना चाहते हो, वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तब तो फोर्स लगाओ, और नहीं करना चाहते तो मत लगाओ। और अगर लग रही है जैसे फ्रिक्शन, तो उसे हटाओ। जैसे इधर 10 लग रहा था तो हमें भी उल्टा कितना लगाना पड़ेगा, 10, तब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रह पाएगी। समझ में आई बात? तो जो ये चैप्टर है ना, न्यूटन ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे, इतने किसी ने भी नहीं किए। इतने लॉज दिए, इतने सारे एरियाज में काम किया, किसी ने भी नहीं किया। तो न्यूटन के 3 लॉज हैं। उन तीनों लॉज, ये जो 3 इक्वेशंस तुमने पढ़ी चैप्टर 1 में, ये भी न्यूटन ने डिराइव करी। फिर न्यूटन के 3 लॉज हैं, उन तीनों लॉज को अगर हम पढ़ें तो हमें समझ में आता है बॉडीज का बिहेवियर क्या होता है मोशन को लेके। और पहला लॉ स्ट्रिक्टली सबसे इंपॉर्टेंट, जो ये बताता है कि फोर्स का रोल क्या है बॉडीज के मोशन पे, जो एक आम आदमी को और तुम्हें नहीं पता था अब तक। तो जब हम कहते हैं ना कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, तो हम बोलते हैं कि वो सेम स्टेट में है, और फोर्स चाहिए होती है स्टेट चेंज करने के लिए। स्टेट चेंज करना मतलब या तो स्पीड चेंज करना, मतलब नॉन यूनिफॉर्म, और या तो डायरेक्शन चेंज करना। अगर तुम कहते हो नहीं हमें इसमें से कुछ भी चेंज नहीं करना, तो फोर्स की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में 3 लॉ हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स का चैप्टर 2 है ये, 3 लॉज पढ़ेंगे, और ये बिल्कुल ऐसा स्मूथली लिंक्ड है चैप्टर 1 से कि बहुत बार तो ये बहुत सारी बुक्स में एक ही चैप्टर का पार्ट होता है। क्योंकि तुम ये मत समझना चैप्टर 1 खत्म यार, चल मुझे इक्वेशन थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी है तो चैप्टर 2 में हो जाएगा काम, कुछ नहीं होगा। कंटिन्यूएशन में ऐसा कोई न्यूमेरिकल भी मुझे याद नहीं आता इस चैप्टर का जिसमें फर्स्ट चैप्टर की इक्वेशंस ना यूज हो रही होंगी ही। तो फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ा है, समझ में आया है, तो सेकंड होगा। और फिजिक्स को समझने के बाद भी तुमको उसे प्रिपेयर करना पड़ रहा है, डेफिनेशन लर्न करनी पड़ रही है, तो तुम्हें फिजिक्स समझ में आया ही नहीं। फिजिक्स में कुछ भी नहीं है ऐसा, बायो नहीं है कि न्यूक्लियस के तुम याद करो फंक्शंस बैठ के। ठीक है, समझ में आ गया पूरा जो अब तक बताया? तो देखो
ये नोट्स तुम्हें मिलेंगे पूरे, जैसे मैंने बाकी दोनों चैप्टर्स के दिए हैं। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अब देखो समझ में आएगा अपने को। अ बॉडी एट रेस्ट remains at rest or a body in uniform motion along a straight line continues to do unless or until an external force is applied on the body। कह रहा बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, जो यूनिफॉर्म मोशन में वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उस पे एक, हाँ, बट वी शुड ऑल्सो इंक्लूड एक और वर्ड यहां पे जो कि और ज्यादा लॉजिकल बनाएगा इस स्टेटमेंट को, और वो स्टेटमेंट में है भी net until an external unbalanced force। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब, अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या भाई? अब जैसे ये है, अब न्यूटन का लॉ हमने पढ़ लिया जो कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगी तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। मैं बोलूं एक्सटर्नल फोर्स लो मैंने लगा दी, लो मैंने लगा दी एक्सटर्नल फोर्स, न्यूटन का लॉ तो गलत हो गया, ये बॉडी तो मूव कर ही नहीं रही, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो मैंने लगाई है वो क्या है? बैलेंस्ड है। बैलेंस नहीं लगानी, अनबैलेंस लगानी, कि इधर 10 है तो उधर 9 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने यहां पे इसको चेंज कर दिया, अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। याद रहेगा, आगे गलत आंसर तो नहीं दोगे, और जल्दी कभी नहीं करनी। अभी तो खैर तुम करेक्ट आंसर दे ही नहीं सकते थे क्योंकि तुमको पता ही नहीं था, लेकिन कभी भी कोई ऐसे टॉपिक से आंसर तुमसे पूछा जाए जो तुमने पढ़ा हुआ है, जल्दी नहीं करनी, कभी भी सोचो, लॉजिक लगाओ। एक स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये समझता है एग्जाम में अगर कोई चीज भूल गया तो सोचता भूल ही गया। अरे भाई, भूलने का कुछ होता ही नहीं पढ़ाई में, बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो याद करनी पड़ती हैं। लॉजिकली सोचो, जो चीज पढ़ाई जा रही है उसकी जड़ में जाओ, डेप्थ से उस चीज को समझो, रटने की बजाय समझो, तो एग्जाम में वो लॉजिक्स जोड़ जोड़ के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा। समझ में आई बात? अब यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया और न्यूटन लॉज, फर्स्ट लॉ दोनों साथ ही चलते हैं। इनफैक्ट न्यूटन के पहले लॉ का नाम ही है लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। सवाल है कि इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। क्या मतलब है? ध्यान से समझना, अब इनर्शिया समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे टेबल है, टेबल रेस्ट पे पड़ी है, अब ये न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि ये टेबल तब तक नहीं चल सकती जब तक इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, अनबैलेंस फोर्स ना लगे। यही कहता है न्यूटन का पहला लॉ। अब हम इस बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, बेचारी, बेचारी खुद चल ही नहीं सकती, किसी दूसरे पे निर्भर है कि भाई कोई मुझे धक्का मारे तो मैं चलूं। ये जो बेचारापन है ना बॉडी का, दिस इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, कि भाई खुद से स्टेट नहीं चेंज कर सकती, बॉडी नीड्स एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट, दिस इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। समझ में आई बात? इनहेरेंट प्रॉपर्टी लिखा है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी मतलब जो बॉडी में होती है, कहीं से नहीं आती। अब बॉडी को उठा के पेंट करोगे तो बाहर से करना पड़ेगा ना। ये इनर्शिया जो है बॉडी में पहले से है और सब में होता है। स्टूडेंट में तो ज्यादा होता है, उठने का मन ही नहीं करता सुबह। ये वाला इनर्शिया नहीं है, खैर वो इनएबिलिटी। अभी अर्थक्वेक आ जाए तो ये हिलने लगेगी, क्योंकि अर्थक्वेक क्या लगा रहा है? इस पर फोर्स लगा रहा है, तो बिना फोर्स के नहीं हिल सकती, खुद नहीं हिल सकती, एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो बॉडी हिलेगी। सो दैट इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया होता है 3 तरह का, क्योंकि बॉडी में भी इनएबिलिटी है 3 तरह की। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि बॉडी अपने रेस्ट का स्टेट खुद नहीं चेंज कर सकती। इनर्शिया ऑफ मोशन, कि बॉडी अगर चल रही हो तो खुद नहीं रुक सकती। एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी बॉडी खुद अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। इसके अपने अपने एग्जाम्पल हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का अगर मैं एग्जाम्पल दूं, अगर मैं, हाँ, बट ये इनर्शिया ऑफ मोशन,
इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि एक बॉडी अगर रुकी हुई है तो खुद नहीं चलेगी, रुकी रहेगी। जैसे अगर हम ये क्वेश्चन आता है, अगर हम किसी व्हीकल में, बस में, कार में, और वो रुकी हुई है, जैसे हम कार में बैठे, कार रुकी हुई है, और रुकी हुई कार अचानक चल दे, तो हमें किधर झटका लगता है? पीछे। क्यों? दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हमारी जो बॉडी का अपर पार्ट है वो तो कार के साथ कांटेक्ट में नहीं है, हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो कार के साथ कांटेक्ट में है। लोअर पार्ट चल दिया क्योंकि वो कार के साथ कांटेक्ट में था, लोअर पार्ट चल दिया। अपर पार्ट कह रहा है मेरे पे थोड़ी फोर्स लगी है, मैं तो नहीं चलूंगा, तो वो अभी भी पिछले स्टेट में ही रहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब कार चली नहीं थी, थोड़ी पीछे थी ना। अपर बॉडी कहती है मैं तो थोड़ी पीछे ही रहूंगी कि मेरे पे थोड़ी फोर्स लगी है, और लोअर बॉडी चल पड़ी, तो हमें पीछे की तरफ झटका लगता है क्योंकि हमारी अपर बॉडी पीछे ही रहना चाहती। समझ में आया? जैसे एक बेल्ट है, एयरपोर्ट वगैरह पे होती है जो सामान की बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं उसको, उस पे एक सूटकेस रखा है मान लो ऐसे वर्टिकल पोजीशन में, और वो बेल्ट है रेस्ट पे। अचानक वो बेल्ट चल दे, सूटकेस पीछे की तरफ गिरेगा क्योंकि सूटकेस का नीचे वाला हिस्सा आगे निकल गया, और पीछे वाला हिस्सा कह रहा मैं क्यों जाऊं आगे, मेरे पे थोड़ी फोर्स लगी। वो पीछे ही रहना चाहता है। अब तुमको टांगों से पकड़ के कोई खींच दे, तुम भी तो गिरोगे पीछे। यही हुआ सूटकेस के साथ। सूटकेस छोड़ो, तुम भी अगर उस बेल्ट पे खड़े और बेल्ट चल दे अचानक। और दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब अगर कार स्पीड में चल रही है और अचानक ब्रेक लग गई तो, हाँ, क्योंकि लोअर पार्ट रुका ना, अपर पार्ट कहता मेरे पे फोर्स तो नहीं लगी, मैं क्यों रुकूं। इसीलिए तो सीट बेल्ट होती, और सीट बेल्ट ना लगी हो तो हाई स्पीड में कार रुके तो एक्सीडेंट में क्या होता है कि जो आगे विंड स्क्रीन है उसको तोड़ के आगे चला जाता है आदमी। और एयर बैग्स भी इसीलिए होते हैं। एयर बैग खुल जाएगा, उस पर इतनी फोर्स लगेगी, बट एयर बैग पे लगेगा वो जाके तो उसको चोट नहीं लगेगी। एंड थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब बॉडी लेफ्ट मुड़ती है, हम राइट झुक जाते हैं। कार अगर शार्पली इधर टर्न ले तो ऐसा लगता है ना मैं इधर झुका, पर मैं उल्टी साइड में नहीं झुक रहा हूं, मैं अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को बचाने के चक्कर में हूं। देखो ये बस जा रही है, मैं बस में बैठा हूं, बस ऐसे मुड़ गई, मैं कहता हूं मैं क्यों मुड़ूं, लेकिन क्योंकि बस इधर मुड़ी है तो मुझे ऐसा लगेगा मैं उधर मुड़ रहा हूं। ज्यादा मजा नहीं आ रहा आज तो। देखो एक और एग्जांपल, जैसे अगर हम ब्रांचेस को हिलाएं तो फ्रूट अपने आप गिरते हैं, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फ्रूट पे थोड़ी लगाई फोर्स, फ्रूट कहता मैं क्यों हिलूं, और वो हिलता नहीं है तो उसका कांटेक्ट टूट जाता ब्रांच से। कारपेट से अगर धूल झाड़नी हो तो कारपेट को डंडे से पीटो, स्टिक से बीट करने पे क्या हो जाता है, कारपेट अलग धूल अलग। धूल कहती मेरे पे थोड़ी डंडा पड़ा, मैं क्यों हटूं, फोर्स कारपेट पे लग। ठीक है। Inertia of rest. It is the inability of the body to change its state of rest. For example, when we are sitting in a bus and bus starts, suddenly we feel a backward jerk. This happens because when our bus starts, our feet which are in contact with the floor of the bus starts moving, but as our body was at rest before, so it continues to be at rest and to be at its original position, we feel a backward jerk. समझ में आई बात? Inertia of motion, it is the inability of a body to change state of motion. When the bus suddenly stops, we feel a jerk in forward direction. And inertia of direction, it is the inability of the body to change its direction. For example, when bus takes a right turn, our body leans in left direction. ओके, सो ये स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ना इस चैप्टर में बहुत जरूरी होता है ताकि फोर्स का नेचर समझ में आए कि फोर्स है क्या। अब आएंगे थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट पे। फॉर्मूले भी हैं इस चैप्टर के अंदर। ऐसा तो कोई चैप्टर है ही नहीं फिजिक्स में जिसमें फॉर्मूले और न्यूमेरिकल ना हो, चाहे 9th पढ़ लो, 10th पढ़ लो, 11th 12th की तो बात ही क्या है, फिर पूछो ही मत, बुरा हाल है वहां तो, अच्छा हाल है मतलब।
मोमेंटम, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। मतलब क्या है, सोचो, तुम खुद ही आंसर दे दोगे। एक ट्रक है, 10 मीटर पर सेकंड से दीवार की तरफ जा रहा है, और एक साइकिल है। ये भाई हमारा साइकिल पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दीवार की तरफ जा रहा है। जब दोनों दीवार में लगेंगे, किसी ने ब्रेक नहीं मारी, जब दोनों दीवार में लगेंगे, दीवार को ज्यादा डिस्ट्रक्शन किस केस में होगा? ट्रक के केस में। ठीक है, दूसरे केस में तुझे होगा। दीवार को ज्यादा डिस्ट्रक्शन किस केस में होगा? ट्रक वाले केस में। अब मैंने क्या किया था, मैंने दो डिफरेंट बॉडीज ली थी जिनके मास अलग थे, लेकिन उनकी स्पीड क्या थी? सेम। अब मैं उल्टा करता हूं, अब मैं दो डिफरेंट बॉडीज लेता हूं जिनके मास सेम है लेकिन स्पीड अलग है। ठीक है, अब दो ट्रक लेते हैं आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम। एक ट्रक जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से दीवार की तरफ, दूसरा ट्रक जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से दीवार की तरफ। अब कौन डिस्ट्रक्शन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा? 50 वाला। अब हुआ क्या, मास बढ़ने से भी डिस्ट्रक्शन बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ने से भी डिस्ट्रक्शन बढ़ा। हमने सोचा हम इस चीज को कैसे जस्टिफाई करें या कैसे एक्सप्लेन करें। हमने एक क्वांटिटी बनाई मोमेंटम, जो कि बहुत कॉमन वर्ड भी है। मास ज्यादा हो तो भी बॉडी में मोशन ज्यादा होता है, वेलोसिटी ज्यादा हो तो भी बॉडी में मोशन ज्यादा होता है। और अगर एक 50 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ एरोप्लेन ट्रक से 1000 गुना भारी वो दीवार से टकराए, समझे? तो सिर्फ वेलोसिटी चेंज होने से कुछ नहीं होता, मास भी चेंज करना होता है। ये कह रहे तू सो गया? सो गया था? नहीं, हिंदी वाला मास नहीं, अंग्रेजी वाला है। कहीं मास चेंज करने लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया? फोर्स और मोमेंटम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हम लोग अभी अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे। मोमेंटम अगर ज्यादा हो, सोचो, तुम खुद ही आंसर दे दो। मोमेंटम अगर ज्यादा हो तो बॉडी को रोकने के लिए कम फोर्स चाहिए होगी या ज्यादा? बस यही एक फंडा है कि फोर्स रिलेट करती है कि अगर तुम्हें किसी बॉडी को चलाना है या किसी बॉडी को रोकना है तो उसके मोमेंटम के बारे में कुछ नॉलेज जरूर होनी चाहिए हमें। सो मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एंड इट इज कॉल्ड, जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। बस उसका फील लेना होता है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, मतलब सोचो मास, भारी बॉडी बहुत तेज चलती हुई आ रही है तो डेंजर, हट जाओ सामने से, बहुत ज्यादा मोमेंटम होगा उसमें। सो वी नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स बॉडी को रोकने के लिए या फिर बॉडी का स्टेट चेंज करने के लिए। यानी बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो उसके मोमेंटम पे डिपेंड करती है। मोमेंटम ज्यादा होता है तो ज्यादा फोर्स चाहिए होती है। एक बुलेट तुम्हारी तरफ आ रही होगी, ऐसे नहीं, बुलेट नहीं, वाली बुलेट नहीं, गोली वाली बुलेट, लाइक रजनीकांत नहीं हो ना तुम, तो फिर ऐसे नहीं हटेगी वो। क्यों नहीं हटेगी? क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, तो तुम्हें इतनी ज्यादा फोर्स चाहिए उसका स्टेट चेंज करने के लिए। ये स्टेट चेंज करना ही तो हुआ, क्योंकि मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, तो तुम्हें इतनी ज्यादा फोर्स चाहिए उसका स्टेट चेंज करने के लिए। उतनी ज्यादा फोर्स एज अ ह्यूमन बीइंग हम नहीं लगा सकते, सो वी नीड अ मशीन। तो जिसका मोमेंटम ज्यादा है उसका स्टेट चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। समझ में आया? बट पहले मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ें। मोमेंटम का सिंबल होता है P, ठीक है, स्मॉल p लेंगे क्योंकि कैपिटल P पावर के लिए होता है। और क्या बना इसका फॉर्मूला, भूलना नहीं, मास इंटू, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है ना जिसकी डायरेक्शन होती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्मॉल p से डिनोट करेंगे, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। जब पावर भी आएगा तो पावर कैपिटल P होता है। समझ में आया? यूनिट बताओ। मैंने हमेशा बोला है तुमको कि यूनिट याद नहीं करनी होती, फॉर्मूले से निकलती है। यूनिट बताओ, यूनिट क्या बनती है? मास की यूनिट नहीं पता? नहीं पता? पता है?
पता ही नहीं, आलू नहीं खरीदे कभी बाजार से। किलोग्राम। और वही तो कह रहा हूं, तुम अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा यार हम तो भूल गए, अगर हमें पता भी होगा तो हम भूल गए। मैं तुम्हें समझा रहा हूं, फिजिक्स में कोई चीज ही नहीं है भूलने वाली। बचपन से फिजिक्स इस्तेमाल कर रहे हो तुम, कभी कोई कुछ भूल ही नहीं सकता फिजिक्स में। अरे बच्चा पैदा होता है, 1 साल बाद उसको पता होता है कौन सी चीज कितनी भारी है, 2 साल में उसे पता होता है ये किलो है, ये 3 साल में। तो कैसे नहीं पता हो सकती मास की यूनिट? मास की यूनिट सिर्फ तुम्हें तभी नहीं पता होगी अगर तुम्हें यह नहीं पता होगा कि मास क्या होता है। हाँ, तो केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम की यूनिट। फिजिक्स में कुछ है ही नहीं जो याद करना है। केजी मीटर पर सेकंड, समझ में आया? केजी मास की, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की। केजी मीटर पर सेकंड, नहीं केजीएम पर सेकंड नहीं बोलते इसको। केजीएम इज नॉट अ सिंगल एंटिटी ना, केजी एक चीज है, मीटर पर सेकंड एक चीज है। केजीएम का वैल्यू अलग से लिखेंगे और मीटर पर सेकंड का भी वैल्यू अलग से लिखेंगे। अरे मोमेंटम निकालने के लिए जब तुम्हें बोले कि एक ट्रक है, एक ट्रक है 1000 किलो का और 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 1000 इंटू 5, उसका मोमेंटम कितना हो गया? 5000 केजी मीटर पर सेकंड। देखो, जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज होती है ना, जैसे फोर्स एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, तो उसकी जो यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है उसकी यूनिट, तो हम उसको एक सिंगल नाम दे देते हैं, जैसे नहीं, जैसे न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। अब ये भी बड़ी सी यूनिट है पर हमने इसको सिंगल नाम नहीं दिया क्योंकि हमें जरूरत नहीं लगी। ठीक है ना? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहां से शुरू होता है ज्यादा मैथमेटिक्स, बट नहीं आज करना ही नहीं, हमने इसको नेक्स्ट क्लास में करना है। तो अभी के लिए सिर्फ मोमेंटम और फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ हम नेक्स्ट टाइम से शुरू करेंगे, लेकिन सारी इक्वेशंस रिवाइज करके आनी पड़ेंगी तुम्हें, हर एक क्वेश्चन में लगेगी। वहां पे जब यहां देख रहे हो बैठ के एस क्या है, ए क्या है, फिर बात नहीं बनेगी। समझ में आई बात?